प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से पूरे बांग्लादेश में तनाव की स्थिति थी। वहां के छात्र आरक्षण की मांग कर रहे थे और इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर बढ़े हुए थे। ऐसे में दो मोर्चे पर यहां पर इस पूरी तस्वीर को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ सेना और एक तरफ सरकार थी। ऐसे में समझा क्या जाए, क्या सेना और सरकार के बीच मतभेद का नतीजा रहा कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अब वो दिल्ली पहुंच रही है, यानी भारत वो पहुंच रही है। और ऐसे में सचिन सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछले लंबे समय से ये प्रदर्शन चले आ रहे थे और प्रदर्शन से प्रदर्शन भर नहीं रहे, ये हिंसक बन गए, हिंसा का रूप इख्तियार कर लिया। कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। देखिए, इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ और 1972 में ये आरक्षण की जो नियम, जो कानून बने, उसको लेकर उस वक्त तो माहौल बहुत शांत था। लेकिन इसके बाद शेख हसीना सरकार ने इसे लागू जो था उसे ख़त्म करवा दिया और इसके बाद तमाम चर्चाएं हुई। कोर्ट में भी ये पूरा मुद्दा उठा। उसके बाद जो 30% आरक्षण था उसे पहले ख़त्म किया गया। 18 में जब तमाम चर्चाएं, उसके बाद फिर 5 जो फीसदी है वो पिछले महीने जुलाई में ही उसे वापस से लागू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जमकर प्रोटेस्ट, नारेबाजी हमने देखी और वहां पे लगभग अगर अनुमान लगाएं तो 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई ऐसे जवान जो घायल भी हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर ये जो व्यवस्था लागू की गई थी, आखिर इसे खत्म क्यों किया गया? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक कोई इच्छा रही या फिर और भी क्या इसका मकसद रहा? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही वो हैरान करने वाली। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस मुद्दे को इसलिए भी समझना है क्योंकि तख्ता पलट की जो तस्वीर थी अब वो क्लियर होने लगी कि अब वो तो हो ही रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार और सेना के बीच मतभेद का ये रिजल्ट रहा? देखिए, सरकार और सेना के बीच मतभेद हम इसे नहीं कह सकते हैं। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो इतिहास रहा है, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, उनका तख्ता पलट मिलिट्री ने किया, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जो बने उनका भी तख्ता पलट हुआ। एक और जो सैनिक तानाशाह थे उनकी हत्या हुई। तो यहाँ आप एक डिफरेंस देखते हैं बांग्लादेश में। मतभेद लंबा है। हाँ, मतभेद लंबा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आम लोगों ने तख्ता पलट यहाँ पर किया है। उनको पॉलिटिकल बैकिंग है, उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी शक्तियां हैं, कौन से लोग हैं जो उन्हें एकजुट रख रहे थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पर आर्मी ने तख्ता पलट नहीं किया। आर्मी ने चीज़ों को अपने हाथ में तब लिया है जब 100 से ज़्यादा लोग मर गए और पूरे देश में उपद्रव होने लगे। तो मुझे लगता है या तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो किसी का मोहरा रहे हों, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है रंजना कि अभी कुछ महीने पहले ही तो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था और भारी बहुमत से शेख हसीना ने सरकार बनाई थी। तो कोई एक प्रधानमंत्री जिसको इतना ज़्यादा बहुमत मिला हो, उसको इतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी कैसे गिर सकती है कि लोग उनकी सड़कों पे आ जाएं, सड़कों पे आकर उनके घर का सामान लूट ले जाएं और उनको आर्मी 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दे? तो मुझे लगता है शायद कोई बड़ी डिजाइन यहाँ पर है। या तो बड़ी डिजाइन है या फिर ये जो चुनाव हुआ था शेख हसीना ने, वो इम्पार्शियल चुनाव नहीं था शायद, और धांधली करके उसको जीता गया था, जैसा कई देश आरोप लगाते हैं। अभी खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो लगभग है, इसीलिए ये हालात ऐसे पैदा हो गए पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में हमेशा से रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट बिल्कुल है ना। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान दो बने थे। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बांग्लादेश बने। भारत के दखल के बाद बांग्लादेश बना। अवामी लीग जो पार्टी है शेख मुजीबुर रहमान की थी, या जो अब शेख हसीना की पार्टी है, वो भारत के पक्ष की रहती है। पाकिस्तान की कोशिश हमेशा ये रहती है कि बांग्लादेश में अपने दखल को बढ़ाया जाए। ISI वहाँ हमेशा एक्टिव रहती है और बांग्लादेश में ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सिंपैथी रखते हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। शेख हसीना की सरकार उन पर कंट्रोल रखती थी, लेकिन मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे रिजर्वेशन का मसला हुआ। 30% रिजर्वेशन की बात थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंदोलन चलता रहा। इसका मतलब है कि मकसद जो छात्र आंदोलन था, उसका मकसद रिजर्वेशन को ख़त्म कराना नहीं था, उसका मकसद शेख हसीना को सत्ता से हटाना था। एक और करैक्टर यहाँ पर मुझे नज़र आता है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, वो अमेरिका। अमेरिका के साथ बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की तनातनी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। अमेरिका का प्रेशर था शेख हसीना के ऊपर। हमने देखा कि इलेक्शन से पहले अमेरिका की तरफ से कई बयानबाजी की गई कि आप फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक फॉरेन कंट्री बांग्लादेश में अपना आर्मी बेस बनाना चाहता है, लेकिन मैंने उसको बनने नहीं दिया। और अब बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और बांग्लादेश की ज़मीन पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की तैयारी की जा रही है। ये मुझे लगता है 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले शेख हसीना का स्टेटमेंट था। इसमें उन्होंने नाम नहीं लिया था अमेरिका का, लेकिन
जो इनफॉर्मल तरीके से या सूत्रों के जरिए जो बात सामने आई थी वो ये आई थी कि अमेरिका ही वो कंट्री था जो कि शेख हसीना की सरकार से नाराज है। कई वजह हो सकती हैं, चीन के साथ बांग्लादेश का काफ़ी नज़दीकी बढ़ रही थी, चीन की यात्रा पर भी अभी गई थी। हो सकता है अमेरिका ये चाहता हो कि वो चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका वहाँ इतनी सारी चीजें हो रही थी, लेकिन शेख हसीना ने अभी कुछ दिनों पहले, अभी जब ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं नहीं चाहती कि हालात और भी खराब हों, लेकिन जो ये विरोध कर रहे हैं कोई छात्र नहीं है, ये आतंकवादी हैं और मैं अपनी आवाम से ये अनुरोध करती हूँ कि उन्हें ये उपद्रव फैलाने की कोई अनुमति ना दे, उनको रोकें। आतंकवादी, और उन्होंने जो शब्द यूज किया था ना, रजाकार, उन्होंने कहा था कि ये रजाकार है। रजाकार कौन थे? रजाकार वो लोग थे जब बांग्लादेश के लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो जो लोग पाकिस्तान की फौज के साथ थे उस वक्त और जिन्होंने कत्लेआम मचाया था वो लोग रजाकार थे। रजाकारों को काफ़ी नफरत की दृष्टि से देखा जाता है बांग्लादेश में, और जब आंदोलनरत छात्रों को शेख हसीना ने रजाकार कहकर संबोधित किया तो ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो गया। गलती शेख हसीना की ये है कि 2009 से लगातार वो सत्ता में है, लेकिन वो अपने देश की नब्ज को भांप नहीं पाई। उनके खिलाफ इतना बड़ा गुस्सा पनप रहा है कि इतने लोग, इतने सारे छात्र, युवा शक्ति पूरी उनके खिलाफ आ गई और वो उसको भांप नहीं पाई, और वो एक कॉम्प्लिसेंसी में रही कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, आर्मी हमारी मैनेज कर लेगी। और जिस आर्मी चीफ को उन्होंने खुद नियुक्त किया था उन्होंने ही उन्हें 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया कि आप देश छोड़कर चले जाओ, संभवतः वो भारत ही आ रही है। बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि उनके पिता की भी अब सेना के साथ जो विरोध रहा है, फिर हत्या कर, क्या उस डर से, पहला तो नंबर 1 कि वो वहां से भाग गई, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपना देश छोड़ दिया। दूसरा ये कि सेना का जो आप कह रहे हैं कि मतभेद क्लियरली हम उसको नहीं नोटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब जब सेना ने प्रमुख ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी, बातचीत की जाएगी, वो तो आप पहले भी कर सकते थे ना सरकार के साथ मिलके। तो ये स्थिति नहीं आती, आपने इस मुआयने तक लाके खड़ा किया चीजों को। अब तो उन्होंने कह दिया कि 24 घंटे में हम वो बना देंगे, सरकार बना देंगे, अंतरिम सरकार बना देंगे। वो देखिए, सेना को इंटरवेन कब करना पड़ा? सेना को इंटरवेन तब करना पड़ा जब चीजें हाथ से निकल गई। यहाँ पे बात यह है कि जिस तरीके से तख्ता पलट बांग्लादेश में इससे पहले हुए हैं उसमें सेना के ही लीडर ने, सेना के अफसर ने सत्ता को अपने हाथ में लिया है। चाहे इनके पिता को मारकर लिया गया हो या जो दूसरे वाले तानाशाह थे उनको मारकर लिया, वो राष्ट्रपति थे, लेकिन इस बार सेना को इंटरवेन करना पड़ा जब स्थिति हाथ से निकलती हुई दिख रही है। तो यहाँ हम ये इतना क्लियरली नहीं कह सकते कि सेना की तरफ से ही ये सब कराया गया। मेरा ये कहना है कि देखिए, ऐसी तस्वीरें तो हमने श्रीलंका में भी देखी हैं, मालदीव्स में भी देखी, हमने पाकिस्तान से भी ऐसी तस्वीरें देखी। श्रीलंका में यहाँ डिफरेंस है। श्रीलंका की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी इकोनॉमिकली कि वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं था और गाड़ी चलाने के लिए तेल नहीं था। लेकिन बांग्लादेश कंपैरेटिवली अच्छी, लेकिन शेख हसीना के बाद जिसके बाद सरकार है, सेना भी उनके साथ ही है। पहले जैसा विवाद अब नहीं रहा, उतना खुल के भी सामने नहीं आया। क्या ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं की जा सकती थी? क्या उन्होंने और मौका दिया जिसके बाद ये और विरोध बढ़ने लगा? मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप अपने देश की नब्ज को भांप नहीं पाए। कोई भी लीडर होता है, अगर मान लीजिए कोई 5 साल के लिए सत्ता में है तो हो सकता है कि संभवतः वो नहीं समझ पाए, लेकिन आप 2009 से लेकर लगातार आप 2024 तक सत्ता में हैं। इसका मतलब है कि आपको काफी ज्यादा टाइम हो गया, 15 साल हो गया आपको, और उसके बावजूद भी आपको ये नहीं पता चला कि आपके खिलाफ कितना असंतोष। बिल्कुल सुमित, एक बात ये भी समझने वाली है कि अब चूंकि वो भारत आ रही हैं, भारत के पास अब यहाँ से क्या कुछ विकल्प बनते हैं? क्योंकि समझौता तो पहले का विकल्प था, ये तो पहले भी हो सकता था, लेकिन अब जब वो यहाँ आ रही है तो अब भारत का क्या रोल रहेगा? भारत का रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम रहेगा और भारत को बहुत सतर्कता के साथ यहाँ पर अपने कदम उठाने पड़ेंगे। कारण ये है कि जो शेख हसीना का परिवार है उसके साथ भारत की मित्रता रही है। भारत के दखल से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उसके बाद हमने देखा कि शेख हसीना के परिवार के सारे लोगों को मार दिया गया, केवल वही बची थी, तो वो कई साल भारत में रही थी। इंदिरा गांधी ने उनको शरण दी थी। इसके बाद जब शेख हसीना, वहाँ दूसरी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, उसकी जो लीडर है उनको प्रो पाकिस्तान माना जाता है और शेख हसीना की पार्टी को प्रो इंडिया माना जाता है। उनको सत्ता में जब उन्होंने, उनकी 5 साल जब सत्ता रही थी बांग्लादेश में, तब भारत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आईएसआई के बहुत सारे अड्डे बांग्लादेश में बन गए थे। बांग्लादेश को, आपको याद होगा, बांग्लादेश के जो रेंजर्स थे उनके साथ भारत की बीएसएफ की मुठभेड़ भी बढ़ गई थी। तो वो भारत के लिए मुश्किल वक्त था। जब से शेख हसीना की सरकार आई तब से भारत के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बांग्लादेश का अच्छे तरीके से रहने लगा। चाइना की यात्रा पर पहुंचने से पहले भी शेख हसीना एक दिन के लिए आके यहाँ पीएम मोदी से मिलके गई थी। स्वेरिंग इन सेरेमनी में आई थी पीएम मोदी की में, और उसके बाद फिर चाइना यात्रा जाने से पहले एक दिन आई थी। यानी शेख हसीना की सरकार भारत के साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग के साथ काम कर रही थी। अब जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं सुमित, तो ऐसे में
अब राजनीतिक पटल पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से उसको समझा जाए, अब जब वो यहाँ आई तो कितना समय वो रह सकती हैं, अगर आप इसको एथिकली और लॉजिकली देखने की कोशिश करें, या यहाँ से वो कहीं और जाने का उनका प्लान हो सकता है, किस तरीके से ये परिस्थिति देखिए, समटेगी? भारत को इस समय ना बड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। भारत उनको राजनीतिक शरण देगा नहीं देगा। अभी जब यहाँ आई है तो इसका मतलब है कि भारत उनका बेस्ट प्रोटोकॉल फ्रेंड है। क्या हाँ, प्रोटोकॉल नहीं, देखिए ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है कि वो राजनीतिक शरण किसी को देते हैं या नहीं देते हैं। भारत को इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देखने पड़ेंगे कि शेख हसीना के प्रति बांग्लादेश में लोगों के मन में इतना ज़्यादा गुस्सा है, और उनको अगर भारत शरण देता है तो फिर एज अ होल नेशन बांग्लादेश के सेंटिमेंट्स भारत के खिलाफ भी हो सकते हैं। ये भारत को देखना पड़ेगा। लेकिन शेख हसीना के साथ भारत के जो ताल्लुक रहे हैं, उनके परिवार के साथ जो ताल्लुक रहे, मुझे लगता है भारत मना नहीं कर सकता है। ये भी एक पहलू है। तो हालांकि देखना होगा कि अब शेख हसीना जब दिल्ली पहुंचती हैं, जो अब तक अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, अब उसमें क्या होता है, किस तरीके से उनको यहाँ पर शरण दी जाती है और उसके बाद क्या डिस्कशन होता है, किस तरीके से डिप्लोमेट तरीके से अलग अलग देशों के साथ बातचीत करके क्या इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।